दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार दिव्य दिल्ली न्यूज का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज मेरे साथ है हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार वीके शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे, इनका 44 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे हम जानेंगे इस 44 सालों में क्या कुछ फेरबदल हुआ है पूरी राजनीति में। वीके जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि आपका 44 साल का एक्सपीरियंस है, आपने भाजपा सरकार का भी शासन देखा, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और क्या कुछ अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि दिव्य दिल्ली न्यूज़ ने एक विस्तारित तरीके से एक पैनल को चूज़ किया और उनसे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पर जो चुनाव की प्रक्रिया है विचार लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है पूरे विश्व में एक मिसाल है और यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसको एक त्यौहार की तरह मानकर चलते हैं। परंपरा जो रही है वो हमेशा से देश में रही है कि खुशहाल लोग शासन में आए ताकि वो अपनी जनता की सेवा कर पाए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक जो शासन रहा, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना। कांग्रेस पार्टी को इसलिए चुना कि उसके अलावा जो बड़ा विकल्प था वो उनके सामने उपस्थित नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ दूसरी पार्टियों ने भी अपने अंदर कुछ वृद्धि की, अपनी एक नई योग्यता बनाई और उसके हिसाब से, समय के हिसाब से दूसरी पार्टियों ने भी अपने लोगों का मन जीतना शुरू किया। आपने देखा होगा कि पीछे यानी 1977 से पहले के आसपास कुछ पार्टियां थी जिन्होंने जनता के बीच में अपना जन समर्थन हासिल किया और प्रादेशिक स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टियां कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए आगे आ सकती हैं। उसमें जनसंघ का नाम भी आप ले सकते हैं। जनसंघ पहले जो प्रारूप था वो छोटे स्तर पर चुनाव लड़ने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाई और पार्टी को परिवर्तन करके 1980 के बाद जब भाजपा का उन्होंने गठन किया, भारतीय जनता पार्टी के रूप में गठन किया, तो एक नए स्वरूप में और एक नए उन्माद के साथ उन्होंने लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। ये अभी तक का पुराना इतिहास रहा। अभी हम देख रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन है और यहाँ पर इंडिया अलायंस का गठबंधन है, तो किसका गठबंधन आपको मजबूत लगता है और क्या लगता है ये गठबंधन से जो भी सरकार 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे, कौन सी सरकार देश का विकास कर पाएगी? मैं ये मानता हूँ कि जो भारतीय आज़ादी के बाद के 75-76 साल का जो इतिहास रहा है उसमें भारतीय जनता ने विकास की गति को अलग अलग चेहरों से देखा है, अलग अलग मानदंड के रूप में देखा है। यहाँ पर जिस तरह से कृषि प्रधान देश के रूप में भारत की एक पहचान थी, आज वो क्रांतिकारी टेक्निकल उद्योग में भी वो अपना एक सफल पहचान बना पाया है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और कंप्यूटर क्रांति में भी उन्होंने अपना पहचान बनाई है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं जिन्हें शक्ति माना जाता है, चाहे वो अमेरिका की बात करो, रशिया की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, वो भी भारत का लोहा मानते हैं। तो ये जो विकास की गति में परिवर्तन हुआ है वो मुझे लगता है कि डिफरेंट जो पार्टियों के इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने अपनी योगदान दिया भारत की विकास की यात्रा में, तो उनका उल्लेखनीय योगदान ही है जिससे भारत अपना एक स्थान बना पाया। इस बार जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं वो 2024 के इलेक्शन के बारे में जनता चूँकि समृद्ध हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है और वो देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती है और उन उम्मीदवारों को जिताना चाहती है जो वास्तव में देश की प्रगति के साथ जुड़े। पारिवारिक हम बात करते हैं कि कई पार्टियां जो पारिवारिक वंश को आगे चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो लोग उकता चुके हैं, बार बार एक ही चेहरा एक ही परिवार को देख के उकता चुके हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ धर्म, जाति, रंग इन सब से परे हटकर सिर्फ और सिर्फ जो आम जनमानस है, जनता है, उनके हितों के लिए कोई आए, मसीहा बनकर आए, वो अपना भूलकर देश की सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे उम्मीदवारों को इस बार जनता जिताने का मन बना चुकी है और जिस पार्टी पर लोगों को विश्वास है, आप सभी जानते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर देश हित के लिए काम कर रही है, तो जनता ने उन्हीं को जिताने का मन बनाया। और मुझे उम्मीद है कि जब 4 तारीख को जनमत खुलेगा, जनता के जो मतों का जो संग्रह किया गया है
ईवीएम पेटियां जब खुलेंगी तो उसमें जो नतीजे आएंगे वो जनता की मनोकामनाओं के अनुरूप आएंगे और उन देशभक्त उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया जाएगा जो वास्तव में अपना हित छोड़कर देश हित से जुड़े हुए हैं। वीके जी, जैसे कि हम देखते हैं कि इस समय चुनाव के समय जो ये पक्ष विपक्ष का लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर किसी पे आरोप चलता है। विपक्ष लगातार आरोप कर रहा है कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो संविधान में बदलाव हो सकते हैं या फिर चुनावी नतीजे आते हैं, चुनाव होते हैं, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो क्या ये सब बदलाव संभव है? क्या कोई भी सरकार के हित में है कि वो ये सब बदलाव कर सके? मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने एक गहरा सवाल पूछा है और ये देश हित से जुड़ा हुआ संवैधानिक सवाल जो आपने पूछा है, इस पर बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि जो ज्ञान की गंगा है वो हर किसी के पास नहीं है और ये गहरा सवाल है, देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। 44 सालों की मेरी जो पत्रकारिता है उसमें ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जहाँ पर कि सीरियस तरह की डिबेट होती है। आपने ये सवाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जानकारी सिर्फ यही है कि जो हमारा संविधान रचा गया था, अंबेडकर जी ने और अन्य साथियों ने जो मिलकर संविधान रचा था, वो एक साल के लिए या एक डिकेड के लिए नहीं था, वो बरसों बरस के लिए था। एक भारत जैसे कहें कि देश के लिए उन्होंने जब संविधान रचा तो उसमें सभी जातियों, सभी वर्णों का और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ऐसा नियम बनाया, ऐसा संविधान रचा जिसमें कि किसी को भी पक्षपात का मुंह ना देखना पड़े। सभी को एक दृष्टि से देखते हुए उनकी विकास यात्रा, उनकी पर्सनल लाइफ में जो धर्म वो जीते हैं उनको स्वतंत्रता मिले और साथ में स्वास्थ्य की भी देखभाल हो और साथ में देश की जो प्रगति है उसमें सभी को सहभागिता करने का मौका मिले। तो ऐसे संविधान को अगर कोई चेंज करने का सोचता है तो सबसे बड़ा पाप, यानी लोकतांत्रिक पाप उसको कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बातें हवा हवाई हैं और ये इस बार के जो इलेक्शन में ऐसी बातें अगर उठी हैं तो दिशा को भंग करने के लिए उठी हैं। ऐसा किसी भी सरकार का मत नहीं हो सकता और ऐसा किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई विचार आता है तो सबसे बड़ा देश का दुश्मन वही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रयास करेगा और क्योंकि भारत एक अखंड राज्य है, अखंड देश है और विश्व में अभी भारत का जो परचम फहरा रहा है पूरे अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ऊंचा परचम फहरा रहा है। और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता सच्चे मन से अपने अच्छे उम्मीदवार को जिताती है तो अच्छी और मजबूत सरकार का गठन होगा जो देश के विकास में सर्वोपरि रहेगा। आपके सामने सभी एग्जिट पोल है, आपके हिसाब से 4 जून को कल नतीजे हैं, तो कौन सी सरकार बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाली है? ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से पिछले महीने भर से विपक्ष भी दावे कर रहा है कि वो 295 सीटों से जीतने वाला है, तो क्या लगता है कि ये नतीजे एग्जिट पोल के हैं, ये विश्वसनीय है या कुछ बदलाव होगा इनमें? देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर विपक्ष में कोई पार्टी है तो उसको भी अधिकार है अपना एक विश्वास व्यक्त करने का कि इस बार सत्ता में वो आने वाले हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये तो पुरानी कहावत है और मुझे भी लगता है कि किसी ने अगर कोई उम्मीद पाली है तो उसको उसका हक है। लेकिन सच तो सच रहेगा ना, आम जनता के पास में अधिकार है कि वो बटन दबाकर अपनी ऐसी सरकार को चुने जो कि भविष्य में उसके सुखों के लिए, उसके आने वाले दिनों के लिए कुछ खुशहाली का पैगाम दे, उसकी मजबूती के लिए प्रयास करे। तो ऐसे में इस बार का जो निर्णय मुझे लगता है जो जनता का आ सकता है वो, मैं जैसे एग्जिट पोल भी आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल अधिकतर ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं कि इस बार जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो लोगों का मन जीतने में सफल रही है और बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार जो है, एनडीए गठबंधन जो है, एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार है। ये नतीजे 4 जून को आ सकते हैं, ऐसा मुझे भी प्रतीत होता है। हालांकि ये संख्या का जो उलटफेर है, जैसे एनडीए ने अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त किया कि वो 400 से पार जाएंगे और इधर जो इंडी गठबंधन है उसने अपना व्यक्त किया है कि वो 295 से पार जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है एनडीए सरकार वो लगभग 360-70 से ऊपर जाकर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकेगी।
4 जून को देखते रहिए सबसे सटीक नतीजे सिर्फ दिव्य दिल्ली पर। ऐसे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। नमस्कार। नमस्कार। Divya Delhi Super Exact Poll.